अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। दैट इज़ कोरोजन। नाउ व्हाट इज़ कोरोजन? होता क्या है आखिर कोरोजन? देखो, सिंपली हम समझे तो कोरोजन का मतलब होता है कोई भी जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाकी हम साइंटिफिकली समझे तो कोई भी मेटल जो है उसका डिटोयरेशन हो जाना किसकी प्रेजेंस की वजह से, H2O की प्रेजेंस और उसके साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो कोई भी मेटल जो है वो डिटोरेट हो जाती है H2O और O2 की प्रेजेंस की वजह से और कन्वर्ट हो जाती है अनवांटेड मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड बन रहा है मतलब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। कई बार ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन जो होता है वो ऑलमोस्ट हर मेटल के साथ होता है, सिर्फ कुछ मेटल जो कि लेस रिएक्टिव होती है जैसे प्लेटिनम हो गया, पीडी हो गया, गोल्ड हो गया, इनका जो है कोरोजन नहीं होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट मेटल्स का क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसमें हमारे पास वेल नोन एग्जाम्पल है दैट इज़ आयरन। आयरन के बारे में तो सबको ही पता है कि आयरन पे रस्ट लगता है मतलब जंग लगता है, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। जैसे आयरन जो है उस पर रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है, वो एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है, कोरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी कोज करता है। कोरोजन की वजह से जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर डैमेजेस हो जाते हैं, शिप्स में, ब्रिजेज़ में, इन सब के अंदर डैमेजेस हो जाते हैं। अब देखो, कोरोजन वैसे दो टाइप का हो सकता है। एक तो ड्राई कोरोजन होता है जिसे हम केमिकल कोरोजन बोलते हैं, जो मेनली होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस की वजह से, जैसे HCl हो गई, हमारी SO2 हो गई, ये जो ऐसी गैसेस है, Cl2 हो गई, H2S हो गई, इनकी वजह से। और दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है ही, कौन सा कोरोजन है, वेट कोरोजन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एक ही है हमारे सिलेबस में, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, कोरोजन जो है वो होता किस रीजन्स की वजह से है। तो कोरोजन जो है उसके होने के पीछे हमारे पास क्या क्या रीज़न है। एक तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर, जिसे आप क्या बोल सकते हो, वाटर बोलते हो। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। दूसरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से वेट कोरोजन होता है। अब कोरोजन की रेट जो है वो कब इंक्रीज़ हो जाती है, जब मेटल क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। दूसरा, मेटल पे किसी तरीके की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। थर्ड, मेटल की जो सरफेस होती है वो रफ़ होती है। तो इन तीन केसेस की वजह से कोरोजन की रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। रफ़ सरफेस ऑफ मेटल, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ऑन मेटल एंड हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, कोरोजन जो है मेटल्स का, जिनकी उनका ज़्यादा होता है जिनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी जिनके लिए E0 की वैल्यू कम होती है उनका कोरोजन क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आप देखिए। फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के मैकेनिज़्म की। जैसे ये हमारे पास क्या है, आयरन का पीस है। इस आयरन के पीस के ऊपर ये वाटर की ड्रॉपलेट बनी हुई है और साथ में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ये आयरन का पीस था, इस पे वाटर ड्रॉपलेट आ गई, ऑक्सीजन आ गई। ये जो आयरन का पीस है तो इसकी वजह से इस आयरन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, रस्ट बन जाएगी, आयरन पे जंग लग जाएगा।
रस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, Fe2O3, बहुत बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, .XH2O, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, तो Fe2O3 .XH2O। अब देखो ये जो आयरन की सरफेस होती है ये एनोड की तरह बिहेव करती है, और ये करती क्या है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही है। तो हमें पता है कि आयरन का क्या, आयरन जो है उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो ये आयरन की सरफेस एनोड की तरह बिहेव करती है, और ये जो आयरन है ये क्या करता है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या रिमूव कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको रिमूव कर देगा। तो आयरन Fe0 में था, +2 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सरफेस किसकी तरह बिहेव करने लग गई, हमारी जो एनोड है उसकी तरह बिहेव करने लग गई। अब यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाते हैं इस ऑक्सीजन के पास में। अब देखो इसकी रिएक्शन, तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, यानी ये जो दूसरी सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। तो रिएक्शंस देखिए क्या क्या होगी। सबसे पहले एनोड जो है उसके ऊपर क्या होगा, आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन +2 के अंदर, और क्या रिमूव कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद कैथोड पे होगा, तो कैथोड पे आप क्या देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, 4H+ आयन को गेन करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये H+ आयन कैसे आए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वहाँ से। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, H+ आयन बना लेती है, और CO3-2 कार्बोनेट आयन्स बना लेती है। ये H+ आयन जो है वो यहाँ आ जाएंगे। आपको 4H+ चाहिए तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, हम डबल कर देंगे ना इस रिएक्शन को। तो ये 4H+ आयन, ठीक है, ये क्या हुआ, कैथोड के ऊपर ये ऑक्सीजन तो हमारे पास थी, ये 4H+ आयन आ गए, और साथ में क्या आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वही 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल कर दो इस रिएक्शन को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2H2O बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया 2H2O। या दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम ये वाली रिएक्शन ना कराएं तो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट करे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रही है, और वही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 4OH- आयन्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखे, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, मैं इधर लिख के बता देती हूँ। ये आपके 2Fe है, ये 2Fe हो गया, प्लस में क्या रह गया, ये O2, ये वाली रिएक्शन का O2, और साथ में ये 4H+। बाकी तो कुछ है नहीं, इस तरफ का सब कंप्लीट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स तो कट गए थे। फिर ये गिव राइज टू क्या देंगे, 2 Fe+ आयन्स दे देंगे। ठीक है, दे दिए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कट हो गया, और साथ में क्या बच गया इधर, 2H2O। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, FeO2H+, और क्या बना देगा, Fe+2 और H2O। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो E0 सेल आता है उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो कितनी आती है, इस रिएक्शन के लिए E0 सेल की वैल्यू 1.67 वोल्ट आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो Fe+2 आयन्स जो बने हैं उनको और ऑक्सीडाइज कर देती है, और किस में कन्वर्ट कर देती है, Fe+3 आयन्स में कन्वर्ट कर देती है। और आयरन पे जो रस्ट लगता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और इसी के साथ हमें क्या दिखाई देते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, H+ आयन्स जो है वो वापस
रीजनरेट हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं। अब देखो प्रोटेक्शन के मेथड पढ़ने हैं कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन के हमारे पास हम अलग अलग मेथड है। सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि हम कोई भी मेटल को एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आने दें। दूसरा, हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। पेंटिंग से इनकी सरफेस कवर हो जाएगी तो वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है वो बताती हूँ, उससे पहले आप बोल सकते हो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो आयरन है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, Zn की कोटिंग कर देते हैं। ये जो अंडरग्राउंड आयरन की पाइप्स जाती है ये वाटर के कांटेक्ट में आए तो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन अंडरग्राउंड पाइप के ऊपर जिंक की कोटिंग ही की जाती है। तो ये जिंक जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस आयरन को ख़राब होने से बचा लेता है। तो जिंक की कोटिंग जब आयरन के ऊपर की जाती है तो जिंक खुद ख़राब हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और जब हम जिंक को कोटिंग करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन की सरफेस पे, तो ये जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा हम Sn की कोटिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेथड्स होते हैं इनके थ्रू हम इनके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं और इस कोटिंग में हम उस मेटल को काम में लेते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरी जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर ले। मतलब इस आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को काम में लेंगे कोटिंग के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी रस्ट वगैरह लगा है, कोरोजन हुआ है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैटरीज़। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है बैटरीज़। तो बैटरीज़ जो है वो होती क्या है, बैटरीज़ जो हैं वो होती हैं जब हम 2 या मोर देन 2 सेल्स को क्या कर दे, सीरीज़ में अरेंज कर दे। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं इस तरीके से उनको जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। और ये जो बैटरीज़ होती है वो मेनली होती है गैल्वेनिक सेल, या फिर क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बैटरीज़ हैं उनके अंदर होता क्या है, वही रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसकी वजह से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। अब देखो बैटरीज़ जो है वो होनी कैसी चाहिए। बैटरीज़ जो है वो लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा वो लॉन्ग टाइम पर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करने वाली होनी चाहिए। मतलब वज़न में हल्की होनी चाहिए और इजीली ले जाने वाली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। दूसरा, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट होना चाहिए। थर्ड जो है उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं, बैटरीज़ 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज़ जो होती है इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो करंट का जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाता है और केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात करें ड्राई सेल हो गया, ये देखो ये हमारे पास ड्राई सेल जो है ये हमारी प्राइमरी बैटरी है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आता है मरकरी सेल, ये भी हमारी कैसी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है। तो प्राइमरी बैटरी जो होती है, प्राइमरी सेल या बैटरी कुछ भी बोल दो, जिनके अंदर जो सेल रिएक्शंस है उनको रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता, यानी इनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो केवल एक ही बार होती है
इनको हम दोबारा क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जो सेल वगैरह यूज़ में लेते हैं टॉर्चेस वगैरह में, वो कैसे सेल होते हैं, हमारे ड्राई सेल ही होते हैं और ये प्राइमरी बैटरी की तरह ही बिहेव करते हैं या प्राइमरी बैटरीज़ होती है। प्राइमरी बैटरीज़ को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इनमें केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक ही बार एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है, जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरी जो होती है हमारी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी इनके अंदर केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपकी ये हो गया निकल कैडमियम बैटरी, इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी जो आपके कार्स में यूज़ में होती है, इन्वर्टर्स में यूज़ में आती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। तो ये जो ऐसी बैटरीज़ होती है वो कैसी होती है, आपकी रिचार्जेबल बैटरीज़ होती है या प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज़ होती है। और इन सब बैटरीज़ में होता क्या है, वही एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और कैथोड में पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो बैटरीज़ है हमारी प्राइमरी बैटरी, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की है, एक तो ड्राई सेल है और एक मरकरी सेल है। आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्राई सेल वाला, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस पूछ लेते हैं ड्राई सेल की। और एक दूसरी जो सेकेंडरी बैटरी पढ़ोगे उसके अंदर आपकी आएगी लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड सेल। ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इन दोनों को तो अच्छे से ही करना है। और इसके अलावा मैंने नोट्स में जो है वो डायग्राम्स बनाए हैं जो सिंपल वे के अंदर है, तो वो डायग्राम वहाँ से देख लेना। और एक ये जो डायग्राम है निकल कैडमियम बैटरी वाला, इसको अच्छे से देख लेना। बुक के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ये वाला डायग्राम सही है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई सेल की, ठीक है, कि ड्राई सेल जो है वो हमारी कैसी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग देखते हैं। तो देखो, जो ड्राई सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है हमें। देखो, ये हमें क्या करना है, एक जिंक का क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। जैसे हमारा सेल होता है वैसे ही, तो ये हमारा एक जिंक का क्या हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है। ये जिंक का जो कंटेनर है हमारे पास, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। और आप सेल के ऊपर देखते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, मेटल की जो कैप बनी हुई होती है वो लगी हुई रहती है। फिर उसके बाद में बीच में जो है वो ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। कई बार देखते हो ना ब्लैक ब्लैक सा पाउडर निकलने लगता है, तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो कि हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। फिर इसके सराउंडिंग के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होती है, ये सराउंडिंग है, इसके सराउंडिंग के अंदर हमारे पास में MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ जो है हमारे पास, यहाँ बाहर की तरफ जो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ रहता है। ये तो हमारे ड्राई सेल की स्ट्रक्चर हुई कि जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह बिहेव करता है, ऊपर मेटल की कैप लगी हुई होती है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। बीच के अंदर जो है वो ग्रेफाइट की रोड होती है जो कैथोड की तरह बिहेव करती है, और इसके बाहर की तरफ MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ रहता है, और बाहर जो है सबसे बाहर वाले एरिया में क्या भरा हुआ रहता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ रहता है। अब देखो, जो जिंक है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो दूसरा पार्ट है Mn, आपका जो ग्रेफाइट वाला जो पार्ट है वो क्या है,
किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो हम रिएक्शंस देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम एनोड की बात करें, जो कि क्या है, जिंक का कंटेनर है। तो ये जिंक जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर कैथोड जो है उसके ऊपर क्या होगा, तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, मैं सीधा लिख देती हूँ NH4+, क्लोराइड को हटाया तो 4+ हो गया। और साथ में इसके सराउंडिंग में क्या है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए हैं उसको गेन कर लेंगे, और उसको गेन करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mn2O3 बन जाएगा, या आप ये लिख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MnOOH भी लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगी, हमारी अमोनिया बन जाएगी। तो ये देखो और क्या बन गई, अमोनिया बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड के ऊपर तो हमारा रिडक्शन हुआ और एनोड के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, अमोनियम जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ और अमोनियम ऑक्साइड जो है MnOOH में कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया। अब इसमें जो कट हो रहा है उसको हम कट कर देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। तो इधर हमारा जिंक रह गया, जिंक के साथ में NH4+ रह गया, और साथ में हमारा इधर क्या रह गया, MnO2 रह गया, और उस तरफ जो है हमारा कौन रह गया, MnOOH रह गया, और साथ में क्या रह गया, ये NH3 रह गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, ओवरऑल रिएक्शन शो कर देता है। और एक Zn+2 भी था, वो लिखना मैं भूल गई, तो इधर हमारा एक Zn+2 रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से एनोड जिंक कंटेनर और जो कार्बन वाला पार्ट है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड जो है उस पर रिडक्शन होता है, और ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्नीज जो डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो कैथोड है उस पर क्या होगा, हमारा जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो होगा, यानी मैग्नीज का रिडक्शन होगा, और जो हमारा जिंक बना है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिंक और अमोनिया जो साथ में आते हैं, Zn आपने देखा था कि Zn+2 होता है और साथ में NH3 आते हैं, तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ZnNH3 4, ठीक है। और ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, +2, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इस सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ड्राई सेल है, और ये ड्राई सेल जो है वो प्राइमरी सेल की तरह ही बिहेव करता है। फिर सेकंड जो ड्राई सेल हमारे पास में आता है वो कौन सा आता है, मरकरी सेल। ये मरकरी सेल होता है, ठीक है। तो ये मरकरी जो सेल है हमारे पास, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, आपके प्राइमरी सेल की तरह। और सबने देखा है मरकरी सेल जो हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है, उनके अंदर जो सेल लगता है वो कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है। इसके अलावा आपके जो कैलकुलेटर्स होते हैं, रिस्ट वॉचेस होती है, कैमराज होते हैं, हियरिंग मशीन्स होती है, इन सब के अंदर भी क्या लगता है, हमारे पास ये मरकरी सेल ही लगता है। अब देखो मरकरी सेल का इजी डायग्राम, आपको क्या करना है, वो ही एक कंटेनर बनाना है जो किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, ठीक है। ये जिंक का कंटेनर बना हुआ है, और ऊपर जो है वही बीच में हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्बन या ग्रेफाइट की बनी हुई रोड आ जाएगी, और इसके सराउंडिंग में क्या भरा हुआ रहता है, HgO का जो पेस्ट है वो भरा हुआ रहता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO का जो पेस्ट है वो भरा हुआ रहता है। लेकिन ये किसके साथ में होता है, ग्रेफाइट के साथ में ये पेस्ट होता है, ठीक है। और इसका ये जो आउटर कंटेनर, ये जो कंटेनर है ये कैसा होता है, पोरस होता है। पोरस का मतलब
इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा, वही जिंक जो है कंटेनर है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। और कार्बन की रोड और ये जो है ये मटेरियल, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो इसके अंदर भी जिंक कंटेनर एनोड की तरह, और ये जो कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है HgO के साथ, ग्रेफाइट रोड है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, हमारे कैथोड की तरह। तो आपको पता है कि जिंक का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो कैथोड है मतलब HgO का पेस्ट है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो चलो रिएक्शंस देखते हैं कैसे हमारे यहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले देखो, ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिंक जो है, वाटर जो मॉलिक्यूल है उनके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक का ऑक्साइड बना लेगा और H2O बाहर निकाल देगा। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। फिर कैथोड जो है वो मरकरी वाला है, तो HgO जो है वो ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पे हमारे पास Hg और OH आयन बना लेगा। तो ये Hg बन गया और ये 2 OH आयन्स जो है वो निकल गए यहाँ से। अब हम वही क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगी, ये जो H2O है वो कट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, ये OH जो है वो कट हो जाएगा। मतलब टोटली इधर जिंक रह गया, साथ में HgO रह गया हमारे पास, और इस तरफ जिंक जो है वो ZnO में कन्वर्ट हो रहा है, और HgO जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। और ये जो सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है, जो कि लगभग पूरे टाइम के लिए क्या बना हुआ रहता है, कांस्टेंट बना हुआ रहता है, ठीक है। और इस सेल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कोई भी आयन जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो कंसंट्रेशन अगर चेंज भी हो तो सेल की जो वर्किंग प्रोसेस है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट जनरेट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बन रहा है। तो आयन नहीं बनने से कोई भी यहाँ पे इफ़ेक्ट जनरेट नहीं होता है, सेल की जो वर्किंग टाइम है उसके ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट जनरेट नहीं होता है। तो ये हमारे 2 सेल हो गए। प्राइमरी सेल में 2 थे हमारे पास, एक तो ड्राई सेल था और एक मरकरी सेल था, ठीक है। और लास्ट हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है सेकेंडरी सेल, जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी आपकी, एक फ्यूल सेल आ जाएगा आपका उसके अंदर, और एक निकल कैडमियम सेल आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।